तो नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टैटिक जीके की सीरीज में। मैं लैस जादौन आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने भारत में यूनेस्को साइट्स के बारे में जाना था। भारत में यूनेस्को की विश्व विरासतें कौन-कौन सी हैं, वो सारा कुछ हमने क्लियर किया था पिछली क्लास के अंदर। वहीं मैंने आपको बताया था कि यूनेस्को के द्वारा एक तो विश्व धरोहर जो हमारी हैं, जो हमारे कुछ प्राकृतिक स्थल थे, जिसमें कुछ सांस्कृतिक स्थल थे, या हमारी संस्कृति से जुड़े हुए या इतिहास से जुड़े हुए कुछ ऐतिहासिक स्थल थे, उनको यूनेस्को के द्वारा अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। वहीं यूनेस्को एक काम और करता है। यूनेस्को विश्व विरासत सूची के साथ-साथ एक और सूची जारी करता है, जिसे कहते हैं यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची। अब ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची क्या है? तो यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची है, उसमें कुछ ऐसी हमारी सांस्कृतिक परंपराएं या कुछ हमारी ऐसी मौखिक अभिव्यक्तियां या कला कौशल या कोई धार्मिक अनुष्ठान, त्योहार, ऐसी कुछ परंपराओं को शामिल करता है जो कि जीवंत परंपराएं हैं, जो बहुत ज़्यादा प्राचीन है, लेकिन आज भी हम उन परंपराओं को जीवित बनाए हुए हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमने हस्तांतरित की है। हमारे पूर्वजों ने वो परंपराएं या वो अभिव्यक्तियां या वो ज्ञान या वो कौशल हमें हस्तांतरित किया है और हमने उसे अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेजा है, जिन परंपराओं पर हमें गर्व भी महसूस होता है। तो ऐसी सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं, जो सदियों से चली आई हुई हैं, जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी हमने हस्तांतरित किया है, उन परंपराओं को यूनेस्को क्या करता है, अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल करता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि परंपराएं या प्रथाएं सामाजिक रीतियां ही हो, इसमें कुछ ज्ञान, कला, कौशल भी शामिल किया जाता है। तो आज की जो क्लास है, इसमें हम यूनेस्को की भारत में जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे वे सांस्कृतिक तत्व जो हमारी एक तरह से भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तो उन सभी सांस्कृतिक तत्वों को यहाँ पर जानेंगे, जो यूनेस्को के द्वारा अपनी सूची में जिनको शामिल किया गया है या जिनको नामित किया गया है या जिनको स्थान दिया गया है। अब एक-एक करके अगर हम इनकी बात करें, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, जिसको हम आईसीएच कहते हैं। तो इसमें वे प्रथाएँ, अभी-अभी मैंने आपको बताया, इसके अंदर क्या आता है? देखिए, इसमें वे प्रथाएँ, प्रस्तुतियाँ, अभिव्यक्तियाँ, ज्ञान और कौशल आता है। साथ ही साथ इससे जुड़ा हुआ जो भी कोई उपकरण, इंस्ट्रूमेंट या कोई सांस्कृतिक स्थल है, वो इसमें शामिल किया जाता है। तो इसके अंतर्गत वे प्रथाएँ, प्रस्तुतियाँ, अभिव्यक्तियाँ, ज्ञान, कौशल और साथ ही उससे जुड़े हुए उपकरण, वस्तुएँ, कलाकृतियाँ या सांस्कृतिक स्थल शामिल किए जाते हैं, जिन्हें समुदाय, समूह अथवा व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता देते हैं। तो इस तरह के जो हमारे सांस्कृतिक तत्व हैं, जो हमारे लोगों के बीच में हैं, जो हमारे जीवंत परंपराओं के रूप में हैं, तो उनको यहाँ यूनेस्को क्या करता है, शामिल करता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाली परंपराएं या ज्ञान, कला, कौशल है या मौखिक अभिव्यक्तियां हैं, तथा समुदायों को अपनी विशिष्ट पहचान और सांस्कृतिक निरंतरता का ये बोध भी करवाती हैं। यानी कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी, मैंने आपको बताया, हस्तांतरित होती रहती हैं और ये हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत का क्या करवाती हैं, बोध भी करवाती हैं। ये निम्नलिखित क्षेत्रों में अभिव्यक्त होती है। अब ये क्या है कि इसके कुछ क्षेत्र इन्होंने निर्धारित किए हैं। इन क्षेत्रों से जो भी परंपराएं, मौखिक अभिव्यक्तियां, ज्ञान, कला, कौशल है, वो शामिल करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या-क्या है। मौखिक परंपराओं को इसमें शामिल किया जाता है, या कोई भी मौखिक अभिव्यक्ति होती है तो वो इसमें शामिल किया जाता है। इसमें सामाजिक प्रथाओं को शामिल किया जाता है, धार्मिक अनुष्ठान या कोई त्योहार आदि है, जैसे कि अभी 2025 में दीपावली को, जो कि पूरे भारतवर्ष में मनाया जाने वाला त्योहार है, उसको यूनेस्को ने क्या किया है, अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है। इससे पहले जैसे गरबा को, दुर्गा पूजा को शामिल किया गया था। कुंभ मेला, जो कि एक धार्मिक अनुष्ठान है हमारा एक तरह का, पूरे देश भर से जो लोग हैं वो उस मेले में जाते हैं, स्नान करते हैं, शाही स्नान करते हैं। अभी महाकुंभ लगा था, तो इसको भी शामिल किया है।
तो इस तरह से धार्मिक अनुष्ठान या कोई त्योहार आदि होता है तो वो यूनेस्को के द्वारा अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में उसको शामिल करते हैं। पारंपरिक कोई शिल्प कौशल, कोई शिल्प कला से जुड़ी हुई चीज है, जैसे कि पंजाब के अंदर जो ठटेरे हैं, पंजाबी ठटेरे, उनके द्वारा कांसे के या पीतल के या तांबे के बर्तन बनाए जाते हैं। तो पीतल और तांबे के जो बर्तन बनाने की उनकी कला है, उसको यहाँ पर यूनेस्को ने क्या किया है, शामिल किया है। वहीं जैसे कुछ निष्पादन कलाएं या सामाजिक प्रथाएं हो सकती हैं, तो ये सभी वे सांस्कृतिक तत्व हैं जिनको यूनेस्को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में क्या करता है, शामिल करता है। अब वर्तमान में अगर मैं बात करूं भारत की, तो अभी अप्रैल 2026 तक देखिए ये बढ़ती रहती हैं, यानी कि साल दर साल कोई नई परंपरा या कोई नई मौखिक अभिव्यक्ति या कोई भी नई सांस्कृतिक तत्व जो है वो शामिल हो जाता है। तो अभी अगर अपन बात करें, आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अप्रैल 2026 में ये वीडियो मैं अपलोड अपलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ 2026 के अप्रैल महीने तक 16 परंपराएं या 16 प्रकार के जो सांस्कृतिक तत्व हैं वो हमारे जो है यूनेस्को की सूची में शामिल किए गए हैं। 16 हैं वर्तमान में, इनकी संख्या कितनी है, 16 है। ठीक है ना, याद रखना, अप्रैल 2026 तक। अब आगे आने वाले टाइम में कुछ और जुड़ जाएगा तो ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन अभी अप्रैल 2026 तक इनकी संख्या कितनी है भारत में, तो 16 है। मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि वर्तमान में अप्रैल 2026 तक भारत के 16 सांस्कृतिक तत्व ऐसे हैं जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में क्या हैं, शामिल हैं। जैसे कि वैदिक जाप की परंपरा है, रामलीला है, जैसे कि यहाँ पर कुंभ का मेला है, ये नवरोज का त्योहार है, इधर ये रम्माण है, उत्तराखंड के अंदर मनाया जाने वाला एक धार्मिक पर्व है। ये यहाँ पर एक नाटकीय नृत्य है केरल के अंदर, जिसको हम बोलते हैं मुदियट्टू। दीपावली है, इसके अलावा यहाँ पर ये वैदिक जाप की परंपरा है, योग है, जैसे कि यहाँ पर मणिपुर का एक संकीर्तन नृत्य है, यहाँ पर जैसे गरबा है, पंजाब के ठटेरों की बर्तन बनाने की कला है, छऊ है, दुर्गा पूजा है। इसके अलावा यहाँ पर ये कुटियाट्टम एक संस्कृत का ही थिएटर है, संस्कृत में केरल के अंदर संस्कृत थिएटर जिसमें कि डांस किया जाता है। और जैसे कि राजस्थान के अंदर ये कालबेलिया नृत्य है। तो ऐसे 16 वर्तमान में सांस्कृतिक तत्व हैं जिनको यूनेस्को ने अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में क्या दिया है दोस्तों, स्थान दिया है। अब एक एक करके हम इनके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्या बनता है, यहाँ प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में पहली बात तो किसको शामिल किया गया है या किसको नहीं किया गया है, इससे संबंधित आ सकता है प्रश्न। प्रश्न इनके ईयर को लेकर के पूछ लिया जाता है कई बार कि किसे कब शामिल किया गया था। जैसे आपसे पूछ सकता है कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कालबेलिया नृत्य को कब शामिल किया गया, या छऊ नृत्य को कब शामिल किया गया, रामलीला को कब शामिल किया गया। तो यहाँ ईयर आपको याद रखना है। 16 सांस्कृतिक तत्व है और इन 16 सांस्कृतिक तत्वों को हम एक एक करके देखेंगे कौन सा कौन से ईयर के अंदर शामिल किया गया था। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले मैंने बात करूं तो यूनेस्को के द्वारा वर्ष 2008 में ये शुरुआत की गई थी भारत के अंदर। वर्ष 2008 से सांस्कृतिक जो सूची है यूनेस्को की, उसमें भारत के कुछ सांस्कृतिक तत्वों को शामिल किया गया। तो सबसे पहले वर्ष 2008 में 3 सांस्कृतिक तत्व ऐसे थे भारत के अंदर जो यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए गए थे। सबसे पहले बात करें तो वैदिक जाप की परंपरा। देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने जो वेद लिखे, अब लिखे नहीं, वो मौखिक रूप में अभिव्यक्त किए उन्होंने। और उस ज्ञान को, जो वेदों का ज्ञान है, जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, तो इन चारों वेदों का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को उन्होंने मौखिक रूप से अपने शिष्यों में हस्तांतरित किया, उनके शिष्यों ने उनके शिष्यों में हस्तांतरित किया। तो ये विश्व की सबसे पुरानी जीवंत परंपरा बन गई। वेदों के अंदर जो भी ज्ञान है, वेदों के अंदर जो भी मंत्रोच्चारण है, वो आज भी हमारे समाज में क्या किया जाता है, उनका जाप किया जाता है। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो जाप है वो आगे बढ़ता रहा है। तो यहाँ 2008 में वैदिक जाप की जो परंपरा है भारत के अंदर, जो बहुत ज़्यादा प्राचीन है, उसको यूनेस्को ने क्या किया है, अपनी
अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो वैदिक जाप की परंपरा, वैदिक जाप की परंपरा, वैदिक जाप, इसको यूनेस्को के द्वारा 2008 में शामिल किया था। कब शामिल किया था? 2008 ईस्वी, ईस्वी में इसको क्या किया गया है? शामिल किया गया है। कौन सी परंपरा? वैदिक जाप की परंपरा। अब इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो यह है विश्व की सबसे प्राचीन, यह है विश्व की क्या है? सबसे प्राचीन जीवंत परंपरा है। यह है विश्व की सबसे प्राचीन जीवंत परंपरा का उदाहरण है। प्राचीन जीवंत परंपरा का उदाहरण है। ये ध्यान रखना, विश्व की सबसे प्राचीन जीवंत परंपरा कौन सी है? तो वो है आपकी वैदिक जाप की परंपरा। क्लियर बात? तो एक तो 2008 में जो वैदिक जाप है, इसको यूनेस्को के द्वारा क्या किया गया था? इसे यूनेस्को के द्वारा अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में स्थान दिया गया था, वैदिक जाप की परंपरा को। और कब दिया गया था? तो वर्ष 2008 के अंदर। दूसरा, भारत में 2008 में ही एक मंचन होता है दशहरे के आसपास, खास करके दीपावली पर, दीपावली पर्व से पहले जो दशहरे का जो पर्व आता है, तो उस दौरान नवरात्रि जो है, दशहरे से जस्ट पहले माता दुर्गा की पूजा होती है। तो नवरात्रि के दौरान, 9 दिनों के दौरान भारत के विभिन्न शहरों में, खास करके मैं बात करूं तो जैसे अयोध्या है, मथुरा है, वाराणसी है, और देश के कई तमाम शहरों में, सबसे ज़्यादा अयोध्या के अंदर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि रामलीला का मंचन किया जाता है। यहाँ कुछ पात्र होते हैं जो भगवान राम, सीता, हनुमान जी, लक्ष्मण जी आदि का रूप धारण करते हैं। और एक तरह से मंचन किया जाता है, गांव गांव में रामलीलाएं आयोजित होती हैं, जिसमें राम जी के द्वारा रावण का वध होता है अंतिम दशहरे के दिन, और इस तरह से रामलीला का समापन होता है। तो यहाँ राम जी के जन्म से लेकर के, और यहाँ पर रामलीला जो है वो रावण के वध तक, और वापस राम जी के द्वारा अयोध्या लौटने तक जो है, इसमें पूरा का पूरा मंचन किया जाता है। स्थानीय कलाकार होते हैं, कुछ मंडलियां होती हैं कलाकारों की, जो कि आसपास के क्षेत्रों से होती हैं, और वो आकर के इस तरह का मंचन करती हैं, और ये 9-10 दिन तक लगातार जो है चलता रहता है। आजकल इनका थोड़ा सा चलन कम हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ शहर ऐसे हैं, जैसे कि अपने अयोध्या है, वाराणसी है, मथुरा है, वृंदावन है, बनारस है, ऐसे शहर आज भी हैं जहाँ पर ये रामलीलाएं चल रही हैं। तो इन पहले क्या है कि टेलीविजन नहीं हुआ करता था, तो लोगों के मनोरंजन का भी एक बहुत ही अच्छा साधन हुआ करता था रामलीला। तो वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो 2008 के अंदर ये जो रामलीला है, इसको भी क्या किया गया था? यूनेस्को के द्वारा विश्व अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। ये जो तुलसीदास जी की रामचरितमानस है, उस पर आधारित रामलीला होती है। तो इसको 2008 में किया गया था, ये भी ध्यान रखना। रामलीला, 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 रामलीला। तो ये जो रामलीला है, इसको वर्ष 2008 में यूनेस्को के द्वारा क्या किया गया? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया। वर्ष 2008 में इसको शामिल किया है। तो ये ध्यान रखेंगे, रामलीला को कब शामिल किया गया था? तो आप याद रखना, 2008 में रामलीला को भी शामिल किया अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में। अब मैं बात करूं तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे आता है अपना ये एक संस्कृत में नाटक है,
या हम कह सकते हैं थिएटर, केरल के अंदर। तो केरल का जो संस्कृत थिएटर है उसको भी 2008 के अंदर ही यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। ये भी एक प्राचीन जीवंत परंपरा मानी जाती है केरल के अंदर। इसका खास करके मैं बात करूं तो मंचन किया जाता है। हम्म, इसका नाम है कुटियाट्टम। क्या नाम है? कुटियाट्टम। ये नाटकीय नृत्य है, कुटियाट्टम। कुटियाट्टम। कुटियाट्टम संस्कृत में होता है ये नाटक। कुटियाट्टम ये क्या है? तो ये केरल में, केरल का संस्कृत, संस्कृत में जो है इसका मंचन होता है। तो केरल का संस्कृत थिएटर है ये, संस्कृत थिएटर, केरल का संस्कृत थिएटर। केरल का संस्कृत थिएटर अथवा नाटकीय मंचन है या नाटकीय नृत्य है एवं नाटकीय नृत्य, नृत्य है ये, जो संस्कृत में होता है। और इसे 2008 में ही क्या किया गया है? शामिल किया गया है यूनेस्को के अंदर। वर्ष 2008 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। वर्ष 2008 ईस्वी में शामिल किया गया है इसको। तो ये केरल का एक संस्कृत नाटक है जिसको शामिल किया है यूनेस्को के द्वारा वर्ष 2008 में। तो तीन चीजें हैं जो कि भारत के अंदर यूनेस्को के द्वारा विश्व सांस्कृतिक अमूर्त जो सांस्कृतिक विरासत है उसमें शामिल की गई हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? तो एक तो मैंने बताया आपको, वैदिक जाप की परंपरा है। दूसरा आपका रामलीला का मंचन है। और तीसरा है केरल का एक संस्कृत थिएटर या नाटकीय मंचन एक प्रकार का जो केरल में किया जाता है। तो ये तीन जो है सांस्कृतिक तत्व हैं जिनको कि 2008 के अंदर यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है उसमें इनको शामिल किया गया है। तो तीन चीजें याद रखेंगे स्टार्टिंग में 2008 के अंदर। एक तो कौन सी? वैदिक जाप की परंपरा, दूसरा रामलीला और तीसरा कुटियाट्टम। देखिए कैसे याद रख सकते हैं हम इसको। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि राम जी वैदिक काल के अंदर कुटिया में रहते थे, है ना। वैदिक काल में राम जी किस में रहते थे? कुटिया में रहते थे। वैदिक काल में राम जी किस में रहते थे? कुटिया में रहते थे साहब। ठीक है ना, ऐसे याद कर लेना। तो ये 2008 के अंदर वैदिक काल मतलब वैदिक जाप, राम जी मतलब रामलीला, कुटिया में रहते थे मतलब कुटियाट्टम केरल का नाटक। तो ये वैदिक काल में जो राम जी कुटिया में रहते थे ये 2008 के अंदर वे तीन सांस्कृतिक तत्व हैं जिनको यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया था। अब हम चौथे नंबर पे अगर बात करें तो ये उत्तराखंड के अंदर एक धार्मिक पर्व है जिसे रम्माण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? रम्माण। याद रखना रम्माण। अब देखो रम्माण से ही आगे याद रखना रामायण। भाई राम जी पर कौन सा कथानक होता है? रामायण का। तो वैदिक काल में राम जी जो कुटिया में रहते थे उन्हीं पर रामायण लिखी गई है। अब रामायण से याद रखना रम्माण। रम्माण क्या है? तो ये जो रम्माण है ये उत्तराखंड का एक धार्मिक पर्व है। उत्तराखंड का, उत्तराखंड का धार्मिक त्योहार, उत्तराखंड का धार्मिक पर्व है। उत्तराखंड का धार्मिक पर्व।
धार्मिक त्योहार। और इसमें नृत्य वगैरह भी होता है। मुखौटा लगा करके लोग बाग नृत्य भी करते हैं। तो ये उत्तराखंड का एक धार्मिक त्योहार है जिसे वर्ष 2009 में, अब ध्यान रखना 2008 के अंदर तो तीन चीजें हैं जो शामिल की गई थी, ये 2009 में शामिल किया गया था। ये शामिल कब किया गया? तो वर्ष 2009 में शामिल किया गया। वर्ष 2009 में शामिल किया। तो याद रखना, सबसे पहले 2008 में तीन सांस्कृतिक तत्वों को शामिल किया था। कौन कौन से थे तीन? तो आप याद रखेंगे, तीन थे। एक तो वैदिक जाप की परंपरा, दूसरा रामलीला, और तीसरा था कुटियाट्टम जो कि केरल का एक संस्कृत में नाटक था। और यहाँ चौथे नंबर पे जो शामिल किया है वो किया है किसको? तो रम्माण को, जो कि उत्तराखंड का एक धार्मिक पर्व है। कौन? रम्माण। तो ये चार हैं। स्टार्टिंग में याद रखना 2008 के अंदर तीन हैं और एक 2009 में है, रम्माण। स्टार्टिंग में चार थे। उसके बाद देखिए 2010 के अंदर, कब? 2010 में तीन सांस्कृतिक तत्वों को और शामिल किया गया। अब ये तीन सांस्कृतिक तत्व कौन कौन से हैं 2010 में जिनको शामिल किया गया था? तो एक तो ये छऊ नृत्य है, दूसरा आपका ये एक मुदियट्टू नृत्य है केरल का ही, और एक आपका ये कालबेलिया नृत्य है जो कि राजस्थान के अंदर किया जाता है। तो ये तीन है, कालबेलिया, छऊ और मुदियट्टू। इनको 2010 के अंदर शामिल किया गया था। ये एक तरह के नृत्य हैं। ये केरल का नृत्य है, एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में किया जाता है। ये आपका छऊ नृत्य जो है वो तीन स्टेट के अंदर होता है। ये तीन प्रकार से किया जाता है, अभी मैं बात करूंगा। हालांकि इससे पहले नृत्य वाले टॉपिक में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। और एक है हमारे राजस्थान का फेमस कालबेलिया नृत्य। तो तीनों को कब किया गया था? 2010 में शामिल किया गया था। देखिए कौन कौन से हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो छऊ नृत्य, छऊ नृत्य, छऊ नृत्य, ये एक प्रकार का लोक नृत्य है। ये एक प्रकार का क्या है दोस्तों? लोक नृत्य। ये लोक नृत्य है और ये खास करके मैं बात करूं तो ये तीन स्टेट में किया जाता है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में। ये जो छऊ नृत्य है ये है झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में किया जाता है। झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा में किया जाता है। ओडिशा में किया जाता है, किया जाता है। तीन स्टेट में किया जाता है, एक झारखंड के अंदर, एक पश्चिम बंगाल के अंदर और एक उड़ीसा के अंदर। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये तीनों स्टेट्स में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। वैसे बेसिक नाम तो इसका छऊ है, लेकिन ये यहाँ पर जब तीन स्टेट्स में किया जाता है तो यहाँ पर तीनों स्टेट्स में अलग अलग नाम है इसके। जैसे कि झारखंड के अंदर किया जाता है, पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में तो इसके तीनों जगह अलग अलग नाम है। जैसे कि झारखंड में इसको राउरकेला छऊ के नाम से जाना जाता है, जैसे पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ कहा जाता है और उड़ीसा में इसको मयूरभंज छऊ कहा जाता है। तो ये तीन प्रकार का होता है। इसके कितने प्रकार हैं? तो इसके तीन प्रकार हैं दोस्तों। इसके तीन प्रकार हैं। इसके तीन प्रकार हैं। तीन प्रकार हैं इसके। छऊ के कितने प्रकार हैं? तो इसके तीन प्रकार हैं। तीन प्रकार कौन कौन से हैं छऊ नृत्य के? तो इसके जो तीन प्रकार हैं
उनमें अगर मैं बात करूं तो एक तो है आपका मयूरभंज छऊ, और एक है, सबसे पहले अगर बात करें तो झारखंड के अंदर है, तो झारखंड में किया जाता है आपका राउरकेला छऊ। राउरकेला छऊ। राउरकेला छऊ। और ये जो राउरकेला छऊ है ये कहाँ किया जाता है, तो ये झारखंड में किया जाता है दोस्त। कहाँ होता है? झारखंड के अंदर होता है। दूसरी चीज, पुरलिया छऊ, जो कि पश्चिम बंगाल में होता है। दूसरा होता है पुरलिया छऊ। पुरलिया छऊ। पुरलिया छऊ। देखो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि पुरलिया छऊ कहाँ पर आयोजित होता है। आप कहेंगे पश्चिम बंगाल के अंदर पुरलिया छऊ। और जो तीसरा है वो है मयूरभंज छऊ। कौन सा है दोस्तों? मयूरभंज छऊ। और जो मयूरभंज छऊ है इसका जो आयोजन किया जाता है, मयूरभंज छऊ, ये ओडिशा में होता है। ये कहाँ होता है? ओडिशा में। तो ये जो छऊ डांस है इसको 2010 के अंदर यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया था। कब किया गया था? तो वर्ष 2010 में किया गया था, ध्यान रखना। ठीक है ना? वर्ष 2010 में किया गया था। तो 2010 में कौन सा शामिल हुआ है? छऊ डांस। एक तो ये छऊ हो गया साहब, इसको वर्ष 2010 में, वर्ष 2010 में शामिल किया। इसको वर्ष 2010 में क्या किया है दोस्तों? शामिल किया है छऊ। ठीक है ना? उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर मैं बात करूं तो आपका कालवेलिया। कौन सा डांस है? कालवेलिया डांस। ये भी राजस्थान का, एक तरह से अगर मैं बात करूं कालवेलिया, तो ये राजस्थान का एक लोक नृत्य है जो कालवेलिया समुदाय के द्वारा किया जाता है। तो बोलते हैं इसलिए कालवेलिया नृत्य। ये कालवेलिया एक समुदाय है जो प्राचीन समय में सांप पकड़ने का काम करता था। वर्तमान में कालवेलियाओं के द्वारा एक डांस किया जाता है लोक नृत्य के रूप में, जो कि कालवेलिया नृत्य कहलाता है। राजस्थान में कंचन सपेरा, गुलाबो सपेरा, ये बहुत ही फेमस कलाकार हैं कालवेलिया के। तो इस कालवेलिया नृत्य को, जो कि एक लोक नृत्य की श्रेणी में आता है राजस्थान के अंदर, लोक नृत्य, राजस्थानी लोक नृत्य है ये। अगर मैं बात करूँ तो ये राजस्थान का लोक नृत्य है। राजस्थान का लोक नृत्य है। जो किस समुदाय की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो आप कहेंगे कालबेलिया समुदाय की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। लोक राजस्थान का लोक नृत्य है ये। लोक नृत्य कालबेलिया समुदाय की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचान बना चुका है ये। तो इसको वर्ष 2010 में ही, वर्ष 2010 में इसको शामिल किया है। तो 2010 में एक तो छऊ नृत्य याद रखेंगे, और एक राजस्थान का कालबेलिया नृत्य याद रखेंगे, जो कि दोनों वर्ष 2010 के अंदर यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किए गए। अब तीसरे नंबर पे आते हैं 2010 के अंदर ही, तो ये एक केरल का धार्मिक अनुष्ठान है जिसका नाम है मुदियेट्टू। क्या नाम है दोस्तों? मुदियेट्टू। मुदियेट्टू।
मुदियेट्टू, ये केरल का धार्मिक अनुष्ठान एवं नाटकीय नृत्य है। नाटकीय नृत्य, नृत्य जिसको भी 2010 में, वर्ष 2010 में शामिल किया गया। तो 2010 में तीन नृत्य शामिल किए गए हैं। कौन कौन से किए गए हैं? तो एक तो आपका छऊ, दूसरा कालबेलिया और तीसरा आपका मुदियट्टू। तो इन तीनों को कब शामिल किया गया था दोस्तों? तो 2010 में शामिल किया गया था। और इनमें से देखिए, ये जो आपका मैं बात करूं कि जो कालबेलिया है और जो छऊ है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कालबेलिया और छऊ नृत्य को बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखना, कालबेलिया छऊ बड़े फेमस है। और मुदियट्टू ये केरल का है। तो तीनों को 2010 में शामिल किया है। अब आ जाते हैं इधर। तो ये यहाँ आपको कुछ बौद्ध भिक्षु नजर आ रहे होंगे इस इमेज में, जो कि एक जाप कर रहे हैं। और इनके द्वारा जो किया जा रहा है वो एक बौद्ध जाप है। कौन सा जाप है? बौद्ध जाप। तो जो बौद्ध जाप की जो परंपरा है, जो कि लद्दाख के भिक्षुओं के द्वारा या यहाँ के जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो संत हैं उनके द्वारा जो एक तरह से जाप किया जाता है, बौद्ध ग्रंथों का या बौद्ध पाठों का जाप किया जाता है, तो वो 2012 के अंदर, अब देखिए 2010 के बाद 2011 में कोई भी सांस्कृतिक तत्व शामिल नहीं किया गया। डायरेक्ट आ जाते हैं 2012 में। तो वर्ष 2012 में इसको भी शामिल किया यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में। और ये है लद्दाख का बौद्ध जाप। लद्दाख का बौद्ध जाप, बौद्ध जाप। और ये जो लद्दाख का बौद्ध जाप है, इसको वर्ष 2012 में शामिल किया गया है। इसको कब शामिल किया गया था? तो 2012 में इसको शामिल किया गया है, लद्दाख के बौद्ध जाप को, जिसमें कि बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा अ, वैदिक जो एक तरह से वैदिक क्या सॉरी बौद्ध जो ग्रंथ है उनका जो है पाठ किया जाता है। तो 2000 कब शामिल किया गया? 12 के अंदर। याद रखेंगे। अब देखिए वापस से एक बार रिपीट कीजिए। 2008 में तीन सांस्कृतिक तत्व शामिल किए गए थे। कौन कौन से थे तीन? तो 2008 में जो तीन शामिल किए गए थे उनमें नंबर एक पे तो आता है कौन सा आपका? वैदिक जाप, दूसरा रामलीला और तीसरा कुटियाट्टम, जो कि संस्कृत थिएटर या नाटकीय मंचन है केरल का। फिर नंबर चार पे हमने बात की थी 2009 में रम्माण की। 2010 में फिर तीन हमारे सांस्कृतिक तत्व, जिनमें कि डांस हैं तीनों की तीनों, कालबेलिया, छऊ नृत्य और एक आपका मुदियट्टू नृत्य जो कि केरल का है। फिर 2011 में किसी सांस्कृतिक तत्व को स्थान नहीं दिया गया था। 2012 में फिर मैं बात करूँ तो लद्दाख का जो बौद्ध जाप है या बौद्ध जाप की जो परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है, उसको यहाँ शामिल किया है। इसमें जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनका बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा पाठ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर। 2012 तक जो है चार उधर हमने देखे और चार इधर, तो आठ सांस्कृतिक तत्व हो चुके हैं। उसके बाद देखिए 2013 में मणिपुर का एक धार्मिक रूप से, अगर मैं बात करूँ तो वैष्णव धर्म से प्रेरित होता है। ये वैष्णव धर्म के
मानने वाले जो लोग हैं तो उनके द्वारा एक तरह से इसका मंचन किया जाता है ढोल के साथ। किसके साथ किया जाता है? ढोल। तो इसमें ढोल बजाते हैं और नृत्य करते हैं। इसे कहते हैं, एक तरह का एक कीर्तन है, इसको बोलते हैं मणिपुरी संकीर्तन। क्या बोलते हैं? मणिपुरी संकीर्तन नृत्य। मणिपुरी मणिपुरी संकीर्तन नृत्य। संकीर्तन नृत्य, जिसमें ढोल के साथ नृत्य करते हुए और कीर्तन किया जाता है लोगों के द्वारा। और ये जो मणिपुरी संकीर्तन नृत्य है, ये मणिपुर का है। खास करके अगर मैं बात करूं तो ये नृत्य कहाँ पर किया जाता है? मणिपुर में। वैष्णव मत से प्रेरित है ये। तो ये मणिपुर के अंदर किया जाता है, मणिपुर। और इसको 2013 में दोस्तों, इसको कब किया गया? तो वर्ष 2013 में, 13 ईस्वी में इसको शामिल किया गया है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के अंदर। कब शामिल किया गया? 2013 में। कौन सा? मणिपुरी संकीर्तन नृत्य, जिसमें ढोल के साथ या ढोलक के साथ जो है लोग नृत्य करते हैं। तो ये मणिपुरी संकीर्तन नृत्य है। ये मणिपुरी संकीर्तन नृत्य है। इसको कब किया गया? 2013 में किया गया, ये याद रखना। ठीक है। अब देखिए 2013 के बाद आते हैं 2014 में। 2014 के अंदर एक शिल्प कला का एक कौशल मैं कह सकता हूँ या एक कलाकारी कह सकता हूँ। इसमें आपको दिख रहा होगा एक ठठेरा बैठा हुआ है, जो बर्तन बनाते हैं उसको बोलते हैं ठठेरा। तो ये यहाँ कुछ तांबे के और कुछ पीतल के बर्तन नजर आ रहे होंगे। तो यहाँ पुराने परंपरागत तरीके से जो पंजाब के अंदर जो ठठेरे हैं वो पीतल के और तांबे के बर्तन बनाते हैं। इनको बेसिकली हाथ से ही पीट पीट करके तैयार किया जाता है। तो ये जो बर्तन बनाने की कला है पंजाब के अंदर, ये कहलाती है जडियाला गुरु। क्या कहलाती है? जडियाला गुरु। तो बोलते हैं जडियाला गुरु। जडियाला गुरु। जडियाला गुरु। क्या है ये जडियाला गुरु? तो ये पंजाब के ठठेरों की बर्तन बनाने की कला है। पंजाब के ठठेरों की तांबे और पीतल के बर्तन बनाने की कला। पीतल के बर्तन बनाने की कला है ये। बर्तन बनाने की कला। बनाने की कला। और इसको कब शामिल किया गया था जड़ियाला गुरु या बर्तन बनाने की इस कला को? तो 2014 में। वर्ष 2014 में इसे शामिल किया गया। वर्ष 2014 में। तो ये जड़ियाला गुरु याद रखना, वर्ष 2014 में इसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है। अब आते हैं इधर, तो एक ये आपको खाने की टेबल नजर आ रही होगी, कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे। तो ये एक त्योहार है नवरोज जिसको कहते हैं।
ये पारसी और मुस्लिम समुदाय के द्वारा नववर्ष के रूप में मनाया जाने वाला एक त्योहार है, जिसमें कि क्या किया जाता है, एक भोजन का आयोजन किया जाता है और यहाँ पर एक समूह के द्वारा एक साथ भोजन करने की परंपरा है। तो एक साथ भोजन किया जाता है, अच्छा खान पान जो है वो यहाँ पर होता है। और ये एक नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है पारसियों और खास करके मुस्लिमों के द्वारा। तो इसे 2016 में किया गया था शामिल। ये नवरोज का त्योहार है। कौन सा पर्व है ये? नवरोज। यहाँ मैं लिख देता हूँ नवरोज। 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 ये नवरोज है। अब ये जो नवरोज है ये क्या है? तो मुस्लिम और पारसी, पारसी एवं मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला नववर्ष का पर्व, मनाया जाने वाला नववर्ष का पर्व है। पारसी मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला नववर्ष का पर्व, मनाया जाने वाला नववर्ष वाला नव वर्ष का पर्व। और ये जो नवरोज है इसको 2016 में शामिल किया गया है। वर्ष 2016 में शामिल किया है इसको। वर्ष 2016 में शामिल। अब 2016 में दो सांस्कृतिक तत्व शामिल किए गए थे। 2016 में ये दो सांस्कृतिक तत्व कौन कौन से थे? तो एक तो मैंने बताया आपको ये नवरोज का त्योहार या नवरोज का पर्व, जो कि आपके मुस्लिम और पारसी समुदाय के द्वारा विश्व के कई शहरों में इसका आयोजन किया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं विश्व के शहरों के अंदर, तो भारत के अंदर किया जाता है। इसके साथ साथ ये जो है अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है ना, किर्गिस्तान, तो यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन है। यहाँ मुस्लिम और पारसी समुदाय के द्वारा ये जो है पर्व मनाया जाता है। तो 2016 में इस नवरोज को जो है शामिल किया गया था। भारत के अंदर भी इसका आयोजन होता है। और वहीं 2016 में योगा को, जो कि भारत की एक प्राचीन जो है, अगर मैं बात करूं तो परंपरा है योग की, तो योग परंपरा को, योग, योगा जिसको हम बोलते हैं तो योग, इसको भी वर्ष 2016 में, वर्ष 2016 में शामिल किया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है तो ये आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2013 के अंदर मणिपुरी संकीर्तन नृत्य को शामिल किया गया। 2014 में जड़ियाला गुरु, पंजाब के ठठेरों की बर्तन बनाने की जो कला है, पीतल के और तांबे के बर्तन बनाए जाते हैं, उसको शामिल किया गया था। नवरोज को 2016 में शामिल किया गया था और योगा जो है उसको भी वर्ष 2016 में ही शामिल किया गया। तो ये चार हमारे सांस्कृतिक तत्व हैं जिनको 2013, 14 और 16 में शामिल किया गया है। आप कहेंगे 2015, तो देखिए 2011 में और 2015 में कोई सांस्कृतिक तत्व शामिल नहीं हुआ था। अब आगे चलें तो कितने हो गए? चार, चार आठ, चार तीन 12, 12 हो गए। अब चार और बच रहे हैं। तो वो चार कौन कौन से हैं जो कि नवीनतम हैं एक तरह से देखा जाए, या 2016 के बाद के हैं? तो 2016 के बाद हम आ जाते हैं 2017 में। अब वर्ष 2017 में अगर हम बात करें तो वर्ष 2017 में
वर्ष 2017 में शामिल किया है कुंभ मेला को? कुंभ मेला, कुंभ मेला। ये जो कुंभ मेला है इसे वर्ष 2017 में, वर्ष 2017 में इसको शामिल किया है। ये एक तरह का पवित्र धार्मिक स्नान होता है। और ये जो पवित्र धार्मिक स्थान है, स्नान है, ये भारत के 4 स्थानों पर इसका आयोजन होता है। विभिन्न नदियों पर इसका आयोजन होता है, जहाँ पर लोग लाखों की संख्या में जा करके और क्या करते हैं, धार्मिक स्नान करते हैं। धार्मिक स्नान की परंपरा है, स्नान की ये परंपरा है कुंभ मेला। इसमें नदियों के अंदर लोग स्नान करते हैं और दान आदि भी करते हैं। तो ये 2017 में शामिल किया है। ये जो कुंभ मेला है ये भारत में 4 स्थानों पर आयोजित होता है। कुंभ मेला भारत में कितने स्थानों पर आयोजित होता है? तो 4 स्थानों पर। कुंभ मेला, कुंभ मेला 4 स्थानों पर आयोजित होता है भारत में। 4 स्थानों पर आयोजित होता है, स्थानों पर आयोजित होता है, आयोजन होता है इसका। होता है। ये 4 स्थान कौन कौन से हैं जहाँ पर इसका आयोजन होता है? तो ये जो 4 स्थान हैं दोस्तों, उनमें एक तो आता है आपका हरिद्वार। 4 स्थान कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 पे अगर मैं बात करूं तो हरिद्वार में आयोजन होता है इसका। नंबर 1 पे हरिद्वार, हरिद्वार। और ये हरिद्वार कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड। और यहाँ गंगा नदी के तट पर इसका आयोजन होता है। गंगा नदी, कौन सी नदी? गंगा नदी के किनारे। यहाँ गंगा नदी के किनारे इसका आयोजन होता है। कहाँ पर? हरिद्वार में। नंबर 2 पे अगर मैं बात करूं तो फिर इसका आयोजन होता है आपके प्रयागराज के अंदर, जहाँ महाकुंभ का आयोजन होता है। अभी 2025 में महाकुंभ का आयोजन हुआ था प्रयागराज के अंदर। और ये पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। और यहाँ संगम है, यहाँ पर क्या है? संगम है 3 नदियों का, संगम। यहाँ संगम है 3 नदियों का, एक तो गंगा, एक यमुना और एक सरस्वती। गंगा, यमुना और सरस्वती, 3 नदियों का यहाँ संगम होता है। तो इसलिए यहाँ जो कुंभ आयोजित होता है वो सबसे बड़ा कुंभ माना जाता है। इसको महाकुंभ कहते हैं। तो ये 3 नदियों के संगम पर होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर। तीसरा जो हमारा, एक तरह से मैं बात करूं, मेला है कुंभ का, वो कहाँ आयोजित होता है? तो तीसरा जो आयोजन इसका होता है कुंभ मेले का, वो फिर आपका होता है कहाँ पर? तो वो होता है उज्जैन के अंदर दोस्तों। कहाँ होता है? उज्जैन में। नंबर 3 पे अगर मैं बात करूं तो उज्जैन में इसका आयोजन होता है, क्षिप्रा नदी के किनारे। नंबर 3 उज्जैन। और ये उज्जैन कहाँ पर है? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है उज्जैन। और यहाँ पर क्षिप्रा नदी बहती है, जो चंबल की सहायक नदी है, क्षिप्रा नदी। तो ये क्षिप्रा नदी के तट पर आयोजन होता है उज्जैन के अंदर इसका। चंबल की सहायक नदी है क्षिप्रा। तो यहाँ पर ये इस नदी के तट पर आयोजित होता है उज्जैन में। और नंबर 4 पे अगर हम बात करें
नंबर 4 पे, तो नासिक महाराष्ट्र के अंदर फिर इसका आयोजन होता है। नासिक महाराष्ट्र में, और यहाँ पर गोदावरी नदी के तट पर इसका आयोजन होता है। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी, इसके किनारे पर इसका आयोजन होता है, गोदावरी नदी के किनारे पर। गोदावरी नदी। तो ये भारत में 4 स्थानों पर आयोजित होता है, और इसको वर्ष 2017 में कब किया गया था? तो वर्ष 2017 में इसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया था। अब देखिए, 17 में इसको शामिल किया है, उसके बाद 2021 में, डायरेक्ट हम बात करें तो 2021, 2021 में दुर्गा पूजा है जो कोलकाता में की जाती है। तो कोलकाता की जो दुर्गा पूजा है उसको 2021 में शामिल किया गया था। वर्ष 2021 में कोलकाता के अंदर दुर्गा पूजा का आयोजन होता है, जो बड़ी ही फेमस है, दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा, और इसका आयोजन होता है कोलकाता में, पश्चिम बंगाल के अंदर। तो कोलकाता में जो पश्चिम बंगाल में जो कोलकाता की जो दुर्गा पूजा है, ये भी एक बहुत ही फेमस जो है धार्मिक पर्व है एक तरह से कोलकाता का। तो इसको वर्ष 2021 में शामिल किया था यूनेस्को ने अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में। तो 2021 में इसको शामिल किया है दुर्गा पूजा को भी। तो ये ध्यान रखना, दुर्गा पूजा कब शामिल की गई थी? वर्ष 2021 में शामिल की गई थी। उसके बाद 2023 में शामिल किया था गुजरात के अंदर गरबा को। गरबा जो कि गुजरात का फेमस डांस है, तो इसे 2023 में शामिल किया था, गरबा को। कब शामिल किया था? वर्ष 2023 में, गरबा। और ये आयोजित होता है गुजरात के अंदर, गुजरात। तो गुजरात में जो गरबा है इसको कब शामिल किया? तो वर्ष 2023 में, वर्ष 2023 में इसको शामिल किया। और ये जो गरबा है, ये एक तरह से नवरात्रि में गुजरात की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा इसका आयोजन होता है, डांडिया नृत्य भी किया जाता है और गरबा खेला जाता है। तो इसको 2023 में शामिल किया है गरबा नृत्य को। और ये कहाँ का है? तो गरबा नृत्य जो है ये आपके गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का है। और अभी जो लेटेस्ट आपको याद रखना है, नवीनतम। तो नवीनतम अगर आपसे पूछे तो फिर आपको याद रखना है दीपावली का पर्व। और जो दीपावली का जो पर्व है ये अभी हाल ही में 2025 के अंदर इसको भी यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है, दीपावली को। दीपावली पर्व जो पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाई जाती है, ये वो पर्व है जिसे रोशनी का पर्व भी कहा जाता है। तो इसको नवीनतम, या मैं कहूँ तो वर्ष 2025 में, वर्ष 2025 इसको शामिल किया गया है। तो ये नवीनतम है, ये जो आपका है सांस्कृतिक तत्व दीपावली, ये नवीनतम है जिसको 2025 में अभी लेटेस्ट जो है शामिल किया है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के अंदर। तो इस तरह से यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है उसमें भारत के 16 सांस्कृतिक तत्व शामिल हैं। इनको आप अच्छे से 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। ये थी आज की क्लास जिसमें हमने यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची थी उसको भी कंप्लीट किया पिछली क्लास में, और इस क्लास में हमने यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं उसको भी कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ से आपका निश्चित तौर पे एक ना एक प्रश्न
बन ही जाता है। तो अच्छे से पढ़ना, इसको याद करना, अच्छे से एक दो बार वीडियो को देख करके इन सभी को एक जगह अच्छे से लिख लेना। इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्तर पे नोट्स बना सकते हैं। तो कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया आप सभी का बने रहने के लिए। और वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।